आप यहाँ किस पद पर हैं? शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र। बताएंगे ये शिक्षा मित्र योजना कब आई? 2002। मैडम कौन सी क्लास है ये? क्लास 3rd। क्लास 3rd। तो इस समय आप क्या पढ़ा रहे हैं? इस समय गणित पढ़ा रहे हैं। गणित। बताएंगी अगर गणित में हम 1 का भाग 1 में दें तो कितना उत्तर आएगा? 1 और 0 का भाग 1 में दें तो? 2 बनाया जाता है। 1 बनाया जाता है, यानी अनंत आएगा। कि 5 और 5वां, इन दोनों में अंतर क्या है? 5 एक संख्या है और 5वां सीरियल नंबर है। 5वां क्रमांक है और 5 संख्या है। संख्या है। आप प्रधानाध्यापक हैं? जी हाँ, प्रधानाध्यापक। कौन सा विद्यालय है ये? ये प्राथमिक विद्यालय बाम्बे। जानना चाहेंगे कि शिक्षण व्यवस्था में जी बाधाएं क्या क्या हैं? देखिए सर, अगर हम शिक्षण व्यवस्था की बात करें तो शिक्षण व्यवस्था में जो बाधाएं हैं वो ये हैं कि बच्चों में जो है तो जो ग्रामीण समस्याएं होती हैं, उन ग्रामीण समस्याओं में से घरेलू काम में लगे होना, उसमें बच्चे ना आना एक तो समस्या होती है। और सरकार की ऐसी मंशा रहती है कि शिक्षक उनको जो है घर में जाकर बुलाएं और बुला करके उनको बच्चों को लाएं। तो इससे क्या होता है कि जब कोई भी शिक्षक एक बच्चे को बुलाने के लिए घर भेज दिया जाता है तो दूसरी कक्षा जो है जो बच्चे आए हुए हैं वो प्रभावित होने लगते हैं। एक तो ये समस्या होती है। दूसरी समस्या जो है ये कि शिक्षण और अध्ययन और अध्यापन एक तरह का जो शांत चित्त से किया जाने वाला होना है। और जो मैं देख रहा हूँ वो ये कि अध्यापक को जो है विभिन्न ऐसे गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा दिया जाता है जिससे कहीं ना कहीं उसके मन में ये भाव रहता है कि वो कौन सा कार्य को प्राथमिकता दें, कौन से कार्य को प्राथमिकता ना दें, जिससे कि वो अपना न तो शिक्षण कार्य अच्छे से कर पा रहे हैं और न गैर शैक्षणिक कार्य अच्छा कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए अभी मैं देख रहा हूँ कि 2008 से मैं लगभग ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि शिक्षकों को अगस्त से लेकर के जनवरी तक लगातार बेलो कार्य में लगा दिया जाता है। इस मामले को जब कोर्ट में रखा गया तो कोर्ट में ये कहा गया कि हम शिक्षकों के शैक्षणिक घंटों को प्रभावित नहीं करते हैं, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। सच्चाई ये है कि शिक्षक 2008 से लेकर के अभी तक बेलो कार्य में हर साल अगस्त से जनवरी तक लगा दिया जाता है और यही बच्चों का क्रीम समय है अध्ययन और अध्यापन का जो प्रभावित होता है। सबसे समस्या ये है अगर शिक्षक को, दूसरी समस्या ये है कि हर कक्षा के लिए शिक्षक नहीं है। आरटी एक्ट में धारा 25 में व्यवस्था है छात्र और शिक्षक अनुपात की, जबकि व्यवस्था जो है कक्षा और शिक्षक की होनी चाहिए। जितनी कक्षाएं उतने शिक्षक। क्योंकि मान लीजिए हम थोड़ी देर के मान लेता हूं कि किसी भी विद्यालय में 50 शिक्षक छात्र हैं तो आरटी एक्ट के अनुसार वहाँ 2 होना चाहिए, लेकिन कक्षाएं तो 5 हैं। जब कक्षाएं 5 हैं तो एक कक्षा को मान लीजिए कोई ए अध्यापक है, वो कक्षा 2 को पढ़ा रहा है, बी अध्यापक कक्षा 4 को पढ़ा रहा है। उतनी देर के लिए कक्षा 5, 1 और 2 बच्चे जो है शिक्षक विहीन होते हैं, तो उतने समय के लिए उनका धारा अनुच्छेद ए जो मौलिक अधिकार है शिक्षा के बच्चे का, वो हनन हो रहा होता है। ये एक बहुत बड़ी बाधा है अध्यापकों के में। अच्छा, शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में नहीं था? मैंने पहले बता दिया, शिक्षा के अनुच्छेद 21A का उल्लंघन। हाँ 21A कब आया? ये 2002 में जो है 86 संशोधन से डाला गया था। RTE एक्ट कब आया? ये RTE एक्ट 2009 लागू हुआ है जो है अप्रैल 2010 में। इसमें कितनी धाराएं और कितने भाग हैं? RTE एक्ट में 7 भाग हैं और 38 धाराएं हैं। 38 धाराएं हैं। हाँ। धारा 27 क्या कहती है?
धारा 27 कहती है कि शिक्षकों को आपदा, 10 वर्षीय जनसंख्या और निर्वाचन कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य, गैर शैक्षणिक कार्यों में ना लगाया जाए। तो क्या इस धारा का पूर्णतया पालन हो रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। धारा 17 क्या कहती है? धारा 17 बच्चों को जो है पनिशमेंट से है, उसमें बच्चों को जो है दंडित न किया जाए किसी शारीरिक या मानसिक रूप किसी भी तरह से, और उससे जुड़ी हुई है। आप प्रधान अध्यापक हैं? जी हाँ, जी हाँ। जानना चाहेंगे कि प्रधान अध्यापक जी विद्यालय का प्रबंधन जी RTE एक्ट की किन धाराओं के अंतर्गत करता है? ये 21 धारा 21 है RT एक्ट की, जिसमें हम विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करते हैं और उस विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से जो भी भौतिक सुविधाएं होती हैं, जो भी भौतिक व्यवस्था होती है, उसके लिए हम धारा 22 यानी धारा 22 के अंतर्गत विकास योजना बनाते हैं और उसी के अनुसार हम पूरा विद्यालय का प्रबंधन करते हैं। थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, अंग्रेजी पढ़ाते हैं? जी बिल्कुल, हाँ पढ़ाते हैं कभी। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जी कि बिल्कुल। अंग्रेजी के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जी हाँ, एक वचनकर्ता के साथ हाँ हम क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। एक तो वचन, जानना चाहेंगे क्यों लगाते हैं? एक्चुअली एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया लगेगी और एक वचन की क्रिया बनाने के लिए यस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए लगाते हैं। चिड़िया पेड़ पर है, जी, ट्रांसलेशन क्या होगा इसका? बर्ड इज ऑन द अपॉन द ट्री। और पेड़ पर चिड़िया है, पेड़ पर चिड़िया है, हाँ, तो देयर इज ए बर्ड अपॉन द ट्री। इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, चिड़िया पेड़ पर है, ये वस्तुपरक वाक्य है। यहाँ पर वस्तु की स्थिति का बोध कराया जा रहा है और पेड़ पर चिड़िया है, वहाँ पर स्थान परक बोध है, स्थान का बोध कराया जाता है कि पेड़ पर क्या है। ये अंतर है दोनों में, एक वस्तुपरक वाक्य है और एक स्थान परक तो वाक्य। वस्तु परक और स्थान परक, हाँ, इनके नियम क्या हैं सेंटेंस बनाने के? जैसे आपने हाँ, एक में देर लगाया, एक में नहीं लगाया, जी हाँ, हाँ। तो ऐसा नियम बताइएगा, किस नियम के तहत ऐसा? एक्चुअली जब देयर का प्रयोग किया जाता है तो देयर स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। जब स्थान को जो है, हाँ, स्थान का जब बोध कराना होता है तो हम देयर का ही से शुरू करते हैं, और अगर हम वस्तु है तो उसको सिंपल साधारण वाक्य की तरह से जो उसका प्रयोग कर देते हैं। हाँ। हिंदी भी पढ़ाते होंगे आप? हाँ, हिंदी पढ़ाते हैं। जानना चाहेंगे कि वर्ड, हाँ, अक्षर, हाँ, शब्द और वाक्य, इन चारों का आशय स्पष्ट करिएगा। वर्ड एक प्रकार की ध्वनि है जिसमें स्वर जुड़े होते हैं। अक्षर प्रतीक है जिसमें स्वर नहीं होते हैं। अक्षर सबसे छोटी से छोटी इकाई है हिंदी की, जिसको हम ना कम कर सकते हैं, जिसे कम नहीं किया जा सकता है। और शब्द जो है वो अक्षरों का समूह है, सार्थक समूह। और वाक्य जो होता है वो शब्दों का सार्थक समुच्चय है। सार्थक समुच्चय से एक निश्चित वाक्य बनता है। शब्दों के सार्थक समुच्चय को वाक्य कहते हैं। कुछ जिज्ञासा है मन में हमारे, बिल्कुल पूछिए। एक शिक्षक होने के नाते और समाज में जो है, बिल्कुल कोई एक संदेश देने के लिए उद्देश्य से मैं आपसे क्षमा चाहूँ, कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल कोई एतराज़ ना हो तो। बिल्कुल निसंकोच पूछिए। एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम शिक्षक हैं, अधिकारी, हम लोगों को एक प्रमाण पत्र मिलता है बीएड का, बीटीसी का, डीएलएड का, तो क्या जानना चाहेंगे कि ऐसी आप लोगों की पत्रकारिता के संबंध में ऐसा कुछ डिग्री डिप्लोमा की व्यवस्था है? देखिए, अगर हम बात करें
कि पत्रकार, जैसा कि आपने पूछा कि डिग्री डिप्लोमा, जी। तो इन फैक्ट पीसीआई के रूल में ये है जी 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 कि जो पत्रकारिता करे, यानी जो मीडिया वर्कर हो, उसके पास एज ए, जैसे वकील को एक वकालत की डिग्री होती है, जी। फिर वो वकालत करता है, इसी तरह से मीडिया कर्मी को भी ये है, मान्यता है, पीसीआई का ये रूल है कि उसके पास मीडिया से रिलेटेड कोई डिप्लोमा या डिग्री हो। कि क्या आपके पास कुछ ऐसी डिग्री डिप्लोमा है? जी हाँ, मैं 2008 में MSME से मीडिया का डिप्लोमा किया हुआ है और कानपुर यूनिवर्सिटी से 2011 का हमारा डिग्री है, मास्टर डिग्री है पत्रकारिता की। थैंक यू। अच्छा, और थोड़ी जिज्ञासा है। जी बिल्कुल। ये मीडिया से आशय क्या है? मीडिया से क्या मतलब? देखिए, आपने पूछा है कि मीडिया का आशय क्या है, मीडिया का मतलब क्या है, तो हम कहना चाहेंगे इस देश का सिस्टम, यानी इस लोकतांत्रिक देश का सिस्टम दो चीज़ों से चलता है। एक तो स्टेट, जिसको हम राज्य कहते हैं, दूसरा सिटीजन, जिसको हम नागरिक कहते हैं। तो मीडिया क्या करता है, स्टेट और सिटीजन के बीच की कड़ी की भूमिका निभाता है। जी जी जी। स्टेट की बात वो सिटीजन को देता है और सिटीजन की बात वो स्टेट को संप्रेषित करता है। मतलब तो कहने का मतलब ये है कि स्टेट और सिटीजन के बीच की कड़ी मीडिया है। बड़ा ही आपसे अच्छा लगा, लेकिन अंत में मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। अक्सर हमारे यहाँ मीडिया कर्मी आ जाते हैं और अचानक कुछ ऐसे तथ्यों का उजागर कर देते हैं जो वास्तव में नहीं होते हैं, है ना? तो क्या ऐसी कानून में ऐसी क्या व्यवस्था है कि यदि कोई मीडिया कर्मी ऐसे तथ्यों को उजागर करे जिसे किसी व्यक्ति की गरिमा को, मान सम्मान को ठेस पहुँचे, तो उसके लिए वो व्यक्ति के लिए क्या कानूनी प्रावधान क्या है? देखिए, आपने सवाल पूछा है कि अगर मीडिया किसी व्यक्ति का चरित्र हनन, यानी कि ऐसे तथ्य वो संप्रेषित कर देता है जो है नहीं, अप्रमाणित तथ्यों को संप्रेषित कर देता है और उनसे उस व्यक्ति की मानहानि होती है, उसकी गरिमा पे ठेस पहुंचती है, तो उस व्यक्ति को संपूर्ण ये अधिकार है कि वो मीडिया पर, मीडिया कर्मी पर मानहानि का दावा ठोक दे। ये किस अनुच्छेद के तहत होगा? ये आईपीसी की धारा 500 के अंतर्गत। अच्छा, आईपीसी की धारा, आईपीसी की धारा 500, इंडियन पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड धारा 500 के अंतर्गत वो मानहानि का दावा ठोक सकता है। इसके अलावा मीडिया पर एक और क्लेम हो सकता है, जैसे व्यक्ति की संपत्ति दो तरीके की होती है, एक वो फिजिकल अर्जित करता है, दूसरा मेंटल अर्जित करता है। जैसे आप शिक्षक हैं, आपने कोई लेख लिखा, आपने कोई आर्टिकल लिखा और वो आर्टिकल बहुत बढ़िया था, किसी तरीके से आपसे वो लीक हो गया और किसी मीडिया कर्मी के हाथ में पहुंच गया। अब वो संपत्ति आपकी थी, संप्रेषित उसने अपने नाम से कर दी, तो आप इस पर भी उस पर दावा ठोक सकते हैं कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत। कॉपीराइट एक्ट के। तो आप निश्चित हैं कि अगर मीडिया कुछ गलत लिखता है जो है नहीं, जिससे आपकी मानहानि होती है, गरिमा को ठेस पहुंचती है, तो आप निश्चित मानहानि का दावा मीडिया पे ठोक सकते हैं। इसका एक उदाहरण लेटेस्ट मैं अभी बता रहा हूँ। 7 जुलाई 2021 को मोदी के मंत्रिमंडल का गठन होना था। उससे एक दिन पहले इंडिया टीवी ने, रजत शर्मा ने एक स्पेशल न्यूज़ चलाई जिसमें उसने 6 जुलाई 2021 को उसने अपनी स्पेशल न्यूज़ में कहा कि छोटी छोटी जातियाँ यादव और कुर्मी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हमारा संविधान समानता की बात करता है, लेकिन यहाँ पर मीडिया क्या कह रहा है, छोटी छोटी जातियाँ। लिहाजा नतीजा ये हुआ, आगरा के एक महाशय मिस्टर चौधरी, उन्होंने कंप्लेन कर दी, मुकदमा कर दिया। मुकदमे में ये हुआ कि उनका थाने में मुकदमा नहीं लिखा गया, 156(3) में डाला, उसमें भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर वो अभी इसी महीने इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने उसको संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेकर 4 लोगों के नाम नोटिस जारी कर दिया।
4 लोग कौन हैं? चूंकि रजत शर्मा ने उस खबर को ट्विटर पर भी चलाया था, तो ट्विटर का हेड जो कैलिफोर्निया में है, अमेरिका में है, चूंकि उसने अपना स्पेस दिया इस खबर को चलाने के लिए, तो उस पर नोटिस जारी किया गया एम्बेसी के थ्रू। और इंडिया हेड ट्विटर, उस पर नोटिस जारी किया गया, रजत शर्मा पे नोटिस जारी किया गया और उनकी पत्नी रितु शर्मा पे नोटिस जारी किया गया। अब इसमें होगा क्या? मानहानि के दावे के साथ साथ चूंकि मामला SC/ST एक्ट का भी बनेगा और लिहाजा मीडिया भी इन्वॉल्व होगा कानूनी दायरे में। इसका मतलब हम लोग मीडिया इसका मतलब ये है कि अगर मीडिया कोई, हम जैसे विद्यालयों में जो है आकर के अनावश्यक खबरें छाप देते हैं जो नहीं होती है, तो हम उन पर दावा ठोक सकते हैं। श्योर ठोक सकते हैं। अच्छा, श्योर ठोक सकते। अब आखिरी सवाल, हाँ। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो मीडिया है, इसमें संवाददाता, पत्रकार होते हैं, इनका पंजीयन कहाँ से होता है? कौन सी संस्था, विभाग इनको पंजीयन करता है? देखिए, जो पेपर होता है, जो न्यूज़पेपर होता है जी, तो न्यूज़पेपर को भारत की एक संस्था है RNI, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। तो RNI को अप्लाई करना पड़ता है DM के थ्रू, फिर वो RNI एक टाइटल देता है, टाइटल कोड देता है, RNI कोड देता है। उस कोड के बाद वो एथोराइज्ड होता है, पत्र निकलने लगता है। इसी तरह से जो चैनल्स होते हैं उनको कंपनी अधिनियम से रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसको ब्रॉडकास्टिंग एथोराइजेशन देता है न्यूज़ को संप्रेषित करने का। ये तो मीडिया, पत्र और चैनल का हो गया। इसके बाद जैसा आपने पूछा कि पत्रकारों को क्या कोई एथोराइजेशन, तो देखिए, किसी बैनर का जब कोई संवाददाता बनता है तो वो बैनर एथोराइजेशन के लिए उस संवाददाता के फेवर में 4 लेटर जारी करता है। एक लेटर, अगर वो जिले का संवाददाता है तो एक लेटर जाएगा जिलेदार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जाएगा, एक SSP को जाएगा, एक सूचना अधिकारी को जाएगा और एक उस व्यक्ति को जाएगा जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है। और ये तीनों लेटर SSP उसका वेरिफिकेशन कराएगा कि कहीं पर ये कोई असंवैधानिक व्यक्ति तो नहीं है, इस पर कोई मुकदमे तो नहीं है। वो वेरिफिकेशन कराएगा, सही होने के बाद सूचना अधिकारी को संप्रेषित कर देता है, फिर सूचना अधिकारी अपने यहाँ चढ़ा लेता है, आप उस बैनर के एथोराइज्ड संवाददाता बन जाएंगे। अच्छा, चलिए, खैर बार बार प्रश्न, आपकी बातों से ध्यान के बार बार प्रश्नों के जो है जिज्ञासा जगती जाती है, आप पूछ सकते है ना। जैसे कभी कभी हमारे विद्यालय में आते हैं और अचानक फोटो, तो कुछ ऐसे भी आ जाते हैं लोग जो वास्तव में कहीं नहीं है, तो क्या एक संबंधित व्यक्ति से हम लोग जो है उसके अथॉरिटी लेटर मांग सकते हैं? आपको पूरा अधिकार है। अगर कोई आता है तो उससे पहले पूछें अगर ये कि आप क्या हैं। अगर वो नहीं दिखाता है तो आप रिकॉर्ड कर लीजिए जी। आपके पास भी मोबाइल रहता है जी हाँ। आप उसका रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर वो अवांछित कार्य कुछ कर रहा है, हाँ, अगर सही सूचना ले रहा है, हाँ, तो आप सूचना दीजिए फटाफट। सूचना देने में कोई हील हवाली मत करिए। लेकिन अगर कोई वो अवांछित कार्य कर रहा है, अवांछित सवाल पूछ रहा है या अवांछित और कुछ एक्टिविटी, तो आप रिकॉर्ड कर लीजिए, उसके अगेंस्ट में आप थाने जाइए, कोर्ट जाइए, आपको पूरा अधिकार है। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपको जो है जानकारी देने के लिए हमें, क्योंकि अक्सर इन घटनाओं से हम गुजरते रहते हैं, और धन्यवाद। देखिए, एक चीज़ और बता दें जी, इनफैक्ट हमारे संविधान ने 19 वन अभिव्यक्त का अधिकार निहित किया है। आर्टिकल 19 वन में अभिव्यक्त का अधिकार निहित किया है। तो जो अधिकार अनुच्छेद 19 वन जो अधिकार एक नागरिक को देता है अभिव्यक्त का, सेम वही अधिकार मीडिया को है। इससे बढ़कर मीडिया को कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। मतलब जो अधिकार नागरिकों को है वही मीडिया को है, वही मीडिया को है। अगर नागरिक आप पे मानहानिकारक कोई एक्टिविटी करता है, आप उस पे मानहानिकारक दावा ठोक सकते हैं। अगर मीडिया करता है तो मीडिया पर। थैंक यू बस।